हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे विलियम चैप्टर को और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेनरीज लॉ यानी हेनरी का नियम। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन का वो है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ यानी हेनरी का नियम। हेनरी का नियम चलिए तो शुरू करते हैं। जो विलियम हेनरी थे 1802 ईस्वी में, कब 1802 ईस्वी में उन्होंने दो चीजों के बारे में संबंध स्थापित किया। एक तो हो गया हमारा दाब, एक हो गया हमारा दाब और दूसरा हो गया विलयता। विलियम हेनरी द्वारा दाब और विलयता के मध्य जो संबंध स्थापित किया उसी संबंध को हम लोग कहते हैं हेनरी का नियम। क्या कहते हैं? हेनरी का नियम। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो 1802 ईस्वी में हेनरी ने दाब तथा विलयता के मध्य संबंध स्थापित किया, जिसे हेनरी के नियम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो जो हेनरी थे 1802 ईस्वी में उन्होंने दो चीजों के बारे में संबंध स्थापित बताया। किसके बारे में? एक बताया दाब और दूसरा विलयता को लेकर। दाब और विलयता को लेकर हेनरी ने 1802 ईस्वी में जो नियम बताया उसी को हम लोग हेनरीज लॉ के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? हेनरीज लॉ के नाम से। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये नियम है क्या। तो इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी दिए गए आयतन में, इस नियम के अनुसार नियत ताप पर, हमारा ताप क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। और नियत ताप पर किसी दिए गए आयतन में, हम लोग अगर बात करें तो नियत ताप पर किसी दिए गए आयतन में। अब देखिए जो हमारा हेनरी का नियम है, अगर हम लोग बात करें तो हेनरी का जो सिंपल नियम है वो है P समानुपाती m। क्या है? P समानुपाती m। इसी को हम लोग डेफिनेशन में लिखने वाले हैं। अब देखिए m क्या है? m है हमारा विलयन में घुल रहा है पदार्थ उसका द्रव्यमान। क्या है? विलयन में जो घुला है पदार्थ उसका द्रव्यमान। थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूं। अब हम लोग बात करते हैं तो इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी दिए गए आयतन में, अब देखिए ये जो P है ये हमारा हो गया दाब और ये जो M है ये द्रव्यमान है। और ये किसका द्रव्यमान है? विलयन में जो गैस घुलेगा, कोई हमारा जो विलयन है, जैसे हमारा एक विलयन है, ठीक है। अब हमारा जो ये जो विलयन है इसमें जो हम लोग गैस घोलेंगे उसका द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? गैस का द्रव्यमान। तो किसी दिए गए आयतन में घुलित गैस का द्रव्यमान लगाए गए दाब के समानुपाती होते हैं। अब हम लोग चीजों को ऐसे समझते हैं। हमारे पास
एक विलायक है और उसमें हम लोग कुछ घोल रहे हैं विलय के रूप में गैस, और हमें प्राप्त हो रहा है विलयन। क्या प्राप्त हो रहा है? विलयन प्राप्त हो रहा है। अब जो हम लोग गैसों को घोल रहे हैं, तो गैसों को घोलेंगे तो उसका कुछ द्रव्यमान होगा, उसको हम लोग मान लेते हैं m। जो घोलने वाला गैस है उसका द्रव्यमान है m, और इस पर जो दबाव लगाया जा रहा है वो दबाव है P। क्या है? P। तो P जो है वो m का समानुपाती होता है। P किसका समानुपाती होता है? m का। यानी कि नियत ताप पर अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर हमारा ताप नियत हो यानी टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट, तो नियत ताप पर जो हमारा घोलने वाला विलयन में जो गैस का द्रव्यमान है वो द्रव्यमान लगाए गए दाब के समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती m, अर्थात P समानुपाती m। अब हम लोग नेक्स्ट इसके पार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो अगर हम लोग हेनरी के नियम को भाषा से याद करेंगे तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमें सबसे पहले अगर याद करना है तो क्या करना है कि जो हमारा हेनरी का नियम है कब दिया गया था? 1802 ईस्वी में। हेनरी ने किसके किसके बीच संबंध स्थापित किया? दाब, सबसे पहला दाब और विलयता के मध्य संबंध स्थापित किया था। जब हम लोग बात करते हैं हेनरी के नियम की, तो जब हमारा ताप नियत हो, जब हमारा ताप क्या हो? नियत हो, तो नियत ताप होने पर जो घोलने वाला जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान है वो उसके लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। लगाए गए दाब के क्या होता है? समानुपाती। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट की पर डिस्कस करते हैं। यदि विलयता के मान को मोल प्रभाज में व्यक्त करें, तो अगर हम लोग बात करें तो जो विलयता है हमारा घुलने वाला मात्रा है, अगर इसको मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त करें, किसके रूप में व्यक्त करें? मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त करें, तो हमारा जो लगने वाला दाब है वो समानुपाती होगा x के। किसके समानुपाती होगा? x के। अब ये बताइए हम लोग किसको घोल रहे हैं? विलय को घोल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? XB। क्या लिखेंगे? XB। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने विलयता के बारे में पढ़ा था, और विलयता को किससे सूचित करते हैं? XB से। तो हमारा जो दाब है वो किसके समानुपाती हो गया? मोल प्रभाज के समानुपाती हो गया। अब जो P समानुपाती XB है, अगर हम लोग इस समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा KH। क्या आ जाएगा? KHXB। और ये जो हमारा KH है, जहां KH क्या है? तो हेनरी नियतांक। KH क्या है? हेनरी नियतांक। तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें हेनरी के नियम की, तो जो लगाया गया जो दाब है, अगर ताप हमारा नियत हो, अगर हमारा ताप क्या हो? नियत हो, तो लगाया गया जो दाब है P वो मोल प्रभाज XB के क्या होगा? समानुपाती। अब हमारा जो समानुपाती हटाएंगे वहां पर आएगा KH, और KH क्या है? हेनरी नियतांक, और वहीं पर P क्या है? गैस का आंशिक दबाव। गैस का आंशिक दाब हम लोग बोल सकते हैं इसको। चलिए, अब XB क्या है? बहुत ही आसान है। XB क्या है? मोल प्रभाज। क्या है हमारा? मोल प्रभाज। चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि जो हेनरी का नियम है फाइनल क्या है? P बराबर KHXB। अब हम लोग बात करते हैं इस नियम की सीमाओं के बारे में कि ये जो हेनरी का नियम है इसकी कौन कौन सी सीमा है। तो हेनरी का जो नियम है वो किसी निश्चित जगहों पर ही फॉलो होता है। सबसे पहला, जब भी हेनरी का नियम लागू होगा
वो आदर्श गैस की स्थिति में लागू होगा। किसके स्थिति में लागू होगा? आदर्श गैस की स्थिति में। इसको अगर भाषा के रूप में लिखना है तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि हेनरी का जो नियम है वो आदर्श गैस पर ही लागू है। हेनरी का नियम किसके ऊपर लागू है? आदर्श गैस पर। यानी कि हमारा निम्न दाब होना चाहिए। दाब क्या होना चाहिए? निम्न, और उच्च ताप होना चाहिए। ताप हमारा उच्च होना चाहिए। तो हेनरी का नियम की पहली सीमा, हेनरी का नियम आदर्श गैस के लिए ही लागू होता है, अर्थात निम्न दाब तथा उच्च ताप होना चाहिए। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा विलयन में जो भी यौगिक है, ना तो वो संयुग्मित होना चाहिए, ना ही वो विघटित होना चाहिए। और तीसरा अगर हम बात करें तो यौगिक जो है वो ना तो संयुग्मित हो सकता है और ना ही वियोजित हो सकता है। तो हेनरी के नियम की दूसरी सीमा, जो यौगिक है वो ना तो संयुग्मित हो सकता है और ना ही वियोजित हो सकता है। और तीसरा अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा गैस है वो विलायक के साथ घुलकर किसी यौगिक का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, तो जिनको डेफिनेशन लिखना है वो ऐसे लिखेंगे कि हेनरी का नियम आदर्श गैस के लिए लागू है, अर्थात निम्न दाब उच्च ताप पर। जो है यौगिक होते हैं विलयन में वो ना तो संयुग्मित हो सकते हैं ना ही वियोजित हो सकते हैं। तीसरा, जो गैस है वो विलायक के साथ मिलकर किसी यौगिक का निर्माण नहीं कर सकता है। अगर कोई विलायक गैस के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करेगा तो उस स्थिति में हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। हेनरी के नियम क्या बोलते हैं? P समानुपाती XB, और समानुपाती बताया तो KH आया, और KH हमारा क्या है? KH हमारा है हेनरी नियतांक, जिसका मान फिक्स होता है, नियत होता है। तो हम लोगों ने देखा आज के सेशन में कि हेनरी के नियम किसे कहते हैं और हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।